इमोशंस हमारी लाइफ में रंग भरते हैं। इमोशंस हमारी लाइफ में एक कनेक्शन लेकर आते हैं, एक टोन, एक शेड, एक मीनिंग ऐड करते हैं। तो आज हम इसी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उनमें से जो बेसिक जो हमारे इमोशंस हैं उनमें से एक आज हम बेसिक जो हमारा चीफ इमोशन है हम एंगर को डिस्कस करेंगे। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो आप बस सोचना, हम सब ने सीरियल्स देखे हैं, मूवीज देखी हैं। मूवी में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, एक सस्पेंस सीन्स आना हो तो म्यूजिक चेंज हो जाता है, एक लाइफ कोई हैप्पी सीन दिखाना हो तो म्यूजिक वहाँ चेंज हो जाता है, और जब किसी का डीप ग्रीफ जो सॉरो दिखाना है तो म्यूजिक चेंज हो जाता है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी ये बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहा होता है? हमारे इमोशंस। कुछ दिन हमें बहुत ब्राइट लगते हैं तो हम खुश होते हैं, कभी बहुत स्टॉर्मी तो इसका मतलब हमें गुस्सा आ रहा है, धुंध पड़ी हो तो हमें लगता है हम कंफ्यूज हैं, कई बार बारिश हो तो हमें लगता है हमारा मन उदास है। तो म्यूजिक एंड इमोशन अगर हम समझें तो आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। तो उसी तरह जैसे हम डिफरेंट एक म्यूजिक को एक सीरियल में, एक मूवी में देखते हुए देखते हैं चेंज होता है तो उसका एसेंस मीनिंग बदल जाता है उस सीन का, उसी तरह हमारी लाइफ में हम बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं और हर एक इमोशन एक अपना एक मैसेज लेके आ रहा होता है जिसको हम कभी भी अंडरस्टूड नहीं करते को उस इमोशन का पर्पस क्या है, उसके पीछे का एक एनर्जी क्या है, उसे आज हम फील करेंगे और उसको एक डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो जो वर्ड इमोशन है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जिसको करें तो दो वर्ड्स में बनता है, ई और आगे मोशन। ई का मतलब होता है आउट और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। सो इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मूवमेंट। तो हर एक इमोशन के पीछे एनर्जी है जिसको सही से चैनलाइज करना, ये हमारा बहुत बड़ा इसमें हमारा एक वो होगा योगदान कि हम अपने इमोशंस को कैसे पर्पसली यूज कर रहे हैं। वर्ड है एनर्जी इन इमोशन, टू एक्ट आउट, क्योंकि इमोशंस हमें एक्शन में लेके आते हैं, हमें पुश धक्का लगाते हैं कि हम कोई काम कर ले। इमोशंस हमें अंडरस्टैंड कराते हैं कि दूसरे के अंदर भी क्या चल रहा है। तो इस एनर्जी को राइट वे में कैसे हम प्लेस करें, कैसे उसका मीनिंगफुल एक इस्तेमाल करें, तो आज हम इस सेशन पे इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आजकल जो हमारा ज़माना चल रहा है उसमें हम बहुत फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। टाइम ही नहीं है किसी के पास। एवरीबॉडी इज़ मूविंग, मूविंग एंड मूविंग। हम बस चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, थम नहीं रहे, रुक नहीं रहे। पुराने ज़माने में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, इकट्ठे बैठते थे, जॉयज़ एंड सॉरोज़ शेयर होते थे, बातचीत होती थी, बच्चे बड़े हो जाते थे। यहाँ पे अब न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को मोबाइल्स मिल जाता है। आजकल हम अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इमोजीज से सब करते हैं, आपको पता ही है। तो आप देखते हो एक ही दिन में हम पूरे वो सतरंगी वाले जो इंद्रधनुष के रंग हैं उसी तरह हम कितने सारे पर डे डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। पर अब क्या है कि हम अपने इमोशंस को पहचानते ही नहीं। ये जितने भी आजकल हमारे पास मोबाइल आ गए हैं, जो सो कॉल्ड हम अपनी लाइफ में, टीवी में, अपने वेब सीरीज में बिजी हो गए हैं, हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो वी रियली फील कि हम कहीं ना कहीं एक रोबोटिक लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक फीलिंग्स का, आज सुबह भी सर मॉर्निंग मीटिंग में बात कर रहे थे कि जब से फ़ोन आया हमारी बातचीत, जो हम फैमिली के साथ जो गलबात होती थी ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। अब आप देखो जितने कमरे उतने टीवी उतने ही मोबाइल, तो एक दूसरे की इमोशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो हम एक दूसरे से क्या हो गए, हम डिजिटली तो कनेक्ट हो गए बट इमोशनली हम डिस्कनेक्ट हो गए। हम देखा हम इंसान और एक रोबोट दोनों में फ़र्क क्या है? हम भी रोबोट की तरह इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं, हम भी काम कर देते हैं, बट हमारे अंदर क्या है चीफ डिफरेंस कि हमारे अंदर इमोशंस है, हम महसूस कर पाते हैं। नहीं तो इमोशंस माइनस करो तो हम भी बिल्कुल क्या बन जाए, एक रोबोट बन जाए या एक मशीन बन जाए। तो हम परमात्मा की सबसे बड़ी दात क्या है कि हमें ये रंग दिए गए महसूस करने के लिए। तो मूविंग अहेड, बेसिक इमोशंस कौन से हैं?
हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज एंड डिस्गस्ट, सबकी इमोजीज हैं साथ साथ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. दीज आर यूनिवर्सल, एवरीवन एक्सपीरियंसेस देम रिगार्डलेस ऑफ कल्चर. किसी भी कल्चर में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, ये बेसिक इमोशंस तो रहनी रहनी है. खुशी की, उदासी की, गुस्से की, फियर की, सरप्राइज की और डिस्गस्ट की, घृणा घृणा करने वाली, जो हम रिजेंटमेंट्स पाल लेते हैं दूसरों से. जो हमारे एनिमल्स हम देखते हैं नॉर्मली, तो एनिमल्स क्या करते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं बाहर सड़क पे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपस में? हाँ जी, लड़ाई कर रहे होते हैं, गुर्रा रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, राइट? तो उनमें इमोशंस नहीं है. हम ह्यूमंस में परमात्मा ने ये जो इमोशंस डाल के भेजी हैं, लेकिन हम ह्यूमंस का भी एनिमल ब्रेन जो है कभी कभी ऑन हो जाता है. वो इतना ऑन हो जाता है कि हम भी इंसान होते हुए भी हम जानवरों जैसा बिहेव करना शुरू हो जाते हैं. अब आप देखिए, घर में अगर हम 5 बंदे रह रहे हैं, 10 बंदे रह रहे हैं, तो आपस में ही कभी कभी हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, 15 दिन में 3 बार, 4 बार टकराव तो होता ही होता है. वो गुस्सा तो आता ही आता है. उस टाइम पे हमारा जो है ह्यूमन ब्रेन वर्क नहीं करता, या हमारा एनिमल ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन को इतना ओवर पावर कर लेता है कि हम सही फैसला नहीं ले पाते, और हम अपनी इमोशन को ऐसे ही बस इम्पल्सिव होके, हमारी इम्पल्सिव वे में हम एक्सप्रेस कर देते हैं. राइट इमोशन को राइट टाइम पे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ये कहा जाता है कि ये एक्सप्रेशंस, ये इमोशंस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं. ये इमोशन ना हो तो हम तो ह्यूमंस ही नहीं है. लेकिन इन इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है? दबाना भी नहीं है. अगर दबा के रखेंगे तब भी प्रॉब्लम होएगी, हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन इनको एक्सप्रेस कैसे करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन की बात करने जा रहे हैं, एंगर. हर किसी को गुस्सा आता है, और हम क्या कहते हैं, वो बड़ा गुस्से वाला है, वो बड़ा ही डरदा जा इंसान है. मेरी एक फ्रेंड थी, वी वर यंग, तो वो मुझे कहती थी, मेरे पापा के सामने ना जाई तू, बड़े गुस्से वाले, बहुत ही गुस्से वाले हैं, हम तो सारा घर डरते हैं उससे. और जब भी मैं जाती थी ना, वो बड़े प्यार से मेरे सिर पे हाथ रख देते थे, मुझे अभी भी याद है. तो मैं कहती थी, मुझे तो नहीं समझ आती, आप कहते हो गुस्से वाले, मैं जब भी जाती हूँ सिर्फ नमस्ते ही करती हूँ और वो मेरे सिर पे हाथ रख देते हैं. वो, और जो उनका हाथ रखा हुआ उसमें इतनी वार्मथ और इतना लव होता है, पता नहीं आप ऐसे क्यों फील करते हो. तो ये जो गुस्सा है ना, गुस्से के पीछे क्या है, लेट्स एक्सप्लोर दैट, कि गुस्सा आता क्यों है और गुस्सा है क्या. जी. तो एंगर इज अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन. हमने ना बहुत सारा लेबल कर दिया है, गुस्सा बड़ी गंदी नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एंगर तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आती है, ठीक है, कि ये बड़ी नेगेटिव खराब इमोशन है. बट जैसे हमने बोला कि बाकी इमोशंस हैं, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, डिस्गस्ट है, आपकी लाइफ में गिल्ट है, शेम है, उसी तरह एंगर भी क्या है, एक जीवन का रंग है. बट एंगर का इजहार किस तरह से करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे है. जैसे हर एक इमोशन का पीछे पर्पस है. अगर खुशी आती है तो आप किसी चीज़ की वैल्यू करते हो. अगर उदासी आती है तो उसका पर्पस क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो लॉस हुआ है आप उसको महसूस कर पाते हो. शेम है, शेम अगर नेचुरल इमोशन है तो उसका पीछे पर्पस क्या है कि आप सोशल नॉर्म सोसाइटी में उसको फॉलो कर सको. गिल्ट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, इसलिए आपको उसका रिग्रेट हो रहा है. अगर डिस्गस्ट है तो वो कहीं ना कहीं वार्निंग साइन है कि हम कहीं किसी टॉक्सिक बिहेवियर या किसी टॉक्सिक चीज़ से दूर हो जाए. इसी तरह हर एक इमोशन का, जैसे हमने देखा, कोई पर्पस है, तो एंगर का भी एक पर्पस है. बट हमने इसको नेगेटिव लेबल इसलिए किया है क्योंकि जब एंगर निकलता है, एक्ट आउट होता है, अगर वो अग्रेशन जो हॉस्टिलिटी में निकले, तोड़फोड़ में निकले, रिश्ते तबाह कर दे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दे, तो इसका मतलब वो बदनाम हो जाता है कि एंगर तो जी बड़ा खराब है. बट बेसिकली एंगर क्या है, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन. जैसे बाकी इमोशंस हैं उसी तरह एक एंगर है. अगर एंगर को सही चैनलाइज किया जाए तो वो आपको एक एक्शन में ले आता है. मम्मी जब गुस्सा करती है बच्चे को,
होमवर्क नहीं किया, एक डांट लगाती है, फटाफट कॉपी पेन खुल जाता है। पापा का एक हॉर्न बजता है तो फटाफट हमारे बैग खुल जाते थे। तो एंगर क्या करता है, हमें एक्शन में लेके आता है। एंगर हमें कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रही, तो एंगर के अंदर एनर्जी है, ठीक है, वो फटाफट हमें उसमें एक ड्राइविंग फोर्स में बैठा देता है कि फटाफट काम कर लो। एक डांट पड़ी बॉस से, फटाफट मेरी फाइलों में साइन नोट्स डलने शुरू हो गए। तो एंगर के तो मैं फायदे भी देख रही हूँ, बट अगर एंगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन 6+ हो जाए स्केल पे, अग्रेशन में आ जाए, तोड़फोड़ में आ जाए, गाली गलोच में आ जाए, फिजिकल अब्यूज में आ जाए, वर्बल अब्यूज में आ जाए, तो एंगर क्या हो गया हमारे लिए, तब जाके नेगेटिव इमोशन बनेगा। अदरवाइज एंगर हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, काम ठीक से नहीं हुआ तो गुस्सा तो आता है। अब ये जो गुस्सा है, गुस्से के पीछे क्या है, वो सारी कहानी नहीं हम देखते। दूध उबल रहा है, दूध उबलने के पीछे कुछ न तो प्रेशर, एक बॉइलिंग टेम्परेचर बना होगा तो ही दूध उबला है। अब गुस्सा आया, गुस्से को उबलने के लिए ये जो हम सारा चिल्लम चिल्ली हमारी जो हो रही है, इसके पीछे का जो प्रेशर है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने सिर्फ देखा ये बड़ा गुस्से वाला इंसान है, ये तो जदों देखो मुंह बना होता है इसका, इससे बात करने क्या जाओ, ये तो 4 बातें पहले ही सुना देता है। हम उसके अंडरलाइन हिडन इमोशंस को नहीं पहचान पाते। तो बीनीथ एंगर देयर आर अदर इमोशंस टू। एंगर ऊपर है, ठीक है, लावा ऊपर है, बट लावा के नीचे टेम्परेचर बहुत सारा बना होगा तभी वो फूटा ना, प्रेशर बना तो सीटी बजी ना कुकर की। तो एंगर के पीछे क्या होगा, मेरा दिल टूटा है, आई फील रिजेक्टेड। जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ कि वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, तो एज अ वाइफ, एज अ मदर हर्ट ही हो, दिल टूटता है। तो वो दिल टूटने का हमारा एक्सप्रेशन कैसे आता है, गुस्सा करके चिल्लाते हैं, तेरा कुछ नहीं बनना, जब तक मैं हूं तब तक ही है तू, ठीक है, कौन पूछेगा तुझसे। ये आती है स्टेटमेंट्स क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है फियर, आई एम स्केयर्ड यू विल लीव मी। डर, एक फोन कॉल बजता है हमारा डर, और हम वो जो फोन फिर उसका आता है तो हम फोन पे फिर क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहाँ है तू, 12 बज गए हैं। क्योंकि वो डर जो हमारा गुस्सा है उसके पीछे कौन सी वजह होती है, हमारी डर की, कि सब ठीक तो है, वो इसको कुछ हो ना जाए। बट हमारा ऊपर क्या दिख रहा होता है, गुस्सा। हमारी ना किसी को वो पेन दिख रही होती है, ना हमारा वो डर दिख रहा होता है। तो उसी तरह आज अभी हम पूरा एक डायग्राम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो जो कुकर की जो सीटी बजी, वो जो लावा फूटा, उसके नीचे जो टेम्परेचर बना, उसमें बहुत सारे हिडन इमोशंस है। सरफेस पे गुस्सा आया, नीचे वाले इमोशंस को हमने देखा ही नहीं, इनके कारण हमारा गुस्सा आया तो हमको लेबल कर दिया, मेरी तो माता तो काम नहीं होगा बोलना, जो तो देखो गुस्सा ही कर दी रहती। रीजन बीइंग कि कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता कि उसके गुस्से के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वाइफ जो बार बार टोक रही है, उसके पीछे एक अंडरलाइन कोई इमोशन होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट anger acts as a protective shield, making us feel stronger instead of vulnerable. So anger एक हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। मुझे गुस्सा हो तो कोई मेरे को जल्दी हाथ या छेड़ाखानी नहीं कर सकता। उसी तरह ये क्या हो गया, एक मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड है, बिकॉज समबडी नोज दैट मेरी बाउंड्री ये है, अगर कोई इसमें आया तो मैं गुस्सा करूंगी। तो एंगर क्या कर रहा है मेरे लिए, एक बचाव का भी तो काम कर रहा है ना, कि बिना कोई बाउंड्री मेरी कोई क्रॉस नहीं करेगा। तो उसी तरह फर्दर एंगर को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद दैट आइसबर्ग रीजंस, उससे पहले हम रीजंस बिहाइंड आइसबर्ग, राइट, आइसबर्ग आइसबर्ग पहले। आइसबर्ग में आप देख रहे हो, अगर आइसबर्ग ऊपर है, ऊपर हमें छोटा दिख रहा है लेकिन नीचे बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। अगर आइसबर्ग देखते हैं हम समुद्र में, ओशियन में, कहीं पे भी, ऊपर हमें छोटा दिख रहा है लेकिन नीचे कितना बड़ा है। पानी से ऊपर हमें एंगर दिख रहा है, कोई हमें गुस्सा कर रहा है तो हमें उसकी इमोशन में एंगर दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे की वजह क्या क्या है। वो बंदा सैड हो सकता है, वो बंदा जेलस हो सकता है, उसको अकेलापन लग सकता है, डिसअपॉइंटेड लग सकता है, वो किसी ग्रीफ में है, नर्वस है, गिल्टी है, स्ट्रेस्ड है, एम्बैरेस्ड है किसी वजह से,
ट्रॉमेटाइज्ड है, हर्ट हो गया, थक गया है, ओवरवेल्म्ड है, स्केयर्ड है, इनसिक्योर है, डिसरिस्पेक्टेड उसको फील हुआ है, डिप्रेस्ड है, नाराज है, अनॉयड है, एंग्शियस है, उसको रिग्रेट है या शेम है। अब ये जो बात अभी मैम ने बताई है, आज हम सारे इकट्ठे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे लव्ड वंस को ये शिकवा है, ये शिकायत है कि हमें कोई समझता नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड्स अस। हमारे घर में सिर्फ हमारी फैमिली हमें छोड़ के चले जाती है 3 महीने के लिए, हमें रिजेक्ट कर देती है, हमें रिजेक्ट कर देती है, उनको रहना पड़े तो उनको पता लगे कितना औखा होता है रहना, या उनको ये उनके अंदर ना इतनी रिजेंटमेंट्स रहती हैं कि उस टाइम पे उन्होंने ये किया था। हमें ये नहीं याद रहता कि मैंने जब नशा किया था तब क्या फील हुआ होगा, क्योंकि जब नशा कर लिया तब तो हमारी जो नमनेस आ गई ना अंदर, लेकिन वो जो कही गई बातें हैं गुस्से में वो सारी याद रहती हैं, इधर भी रहती हैं, इधर भी रहती हैं। रहती हैं कि नहीं रहती जी? रहती हैं। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि एंगर के पीछे की इमोशन, उसकी पीछे की वजह हमने कभी नहीं देखी। सीधा जो गुस्सा है वो हमने सिर्फ इतना देखा है कि मुझे गुस्सा करते हैं और मुझे प्यार नहीं करते। कई बार हमारे लव्ड वंस बताते हैं मम्मा तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बेचारी सारा दिन काम करती रहती है। पापा हमारे बड़े सख्त हैं, स्ट्रिक्ट। हमारा वो बॉन्ड ही नहीं बन पाया, कहीं कभी वो हमें समझ ही नहीं सके। क्या हमने पापा के गुस्से की पीछे की इमोशन देखी? अभी हमने परसों डिस्कस किया था शायद, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे सारे लव्ड वन ने अपने गुस्से की पीछे की इमोशन बताई थी। किसी ने बताया था जब हमें ना सुनने को मिलती है तब हमें गुस्सा आ जाता है, राइट? यही बात हुई थी। किसी ने बताया था जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी चीज से तब। किसी ने बताया था कि जब कोई परफेक्शनिज्म नहीं होती, अच्छे से कोई काम नहीं करता तब। किसी ने बताया था कि जब हमें अंदर से किसी चीज से डर लग रहा होता है, या हमें बेचैनी होती है, या जब हमें एंजाइटी होती है। एक सिंपल सा सवाल है, आपने अपने लव्ड वंस को इस एडिक्शन की बीमारी में देखा, जब उनको तलब लगी होती है, जब उनको तोड़ लगी होती है, तो वो क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? आपने देखा है सबने, क्या करते हैं जी? सब्सटेंस लेने से पहले क्या करते हैं? गुस्से में क्या क्या किया हुआ है हमारी बीमारी ने? लव्ड वन ने नहीं, इनकी बीमारी ने। इनकी बीमारी ने गुस्से में क्या क्या करवाया हुआ है? घर छोड़ के चले जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, शीशे टूटते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, गुस्सा करते हैं। हमने उनके उस गुस्से की पीछे की वजह देखी? हमने उनके गुस्से की पीछे की एक ही वजह देखी, क्या? कि इनको नशा चाहिए। पर उनके अंदर क्या चल रहा है? हमने कभी उनके चेस्ट पे हाथ लगा के देखा कि धड़कन तो नहीं बढ़ी हुई? कहीं इतने आ रहे हैं, कहीं मेरे लव्ड वन को डर तो नहीं लग रहा कि इस तोड़ में मैं मरी नहीं जाऊं? आई हैव हर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम देम कि, क्योंकि उन्होंने ना सुना होता है अपने फ्रेंड से कि अगर हमें नेक्स्ट सब्सटेंस नहीं मिला तो कहीं हम मर ही ना जाएं, कहीं कुछ हो ही ना जाए। तो उनके अंदर वो फियर ऑफ नॉट गेटिंग द सब्सटेंस इतना ज्यादा होता है, वो डर। उनके गुस्से के पीछे डर है कि मुझे मिलेगा नहीं अब। उनके गुस्से के पीछे बेचैनी है। हमारा एक लव्ड वन आजकल कह रहा है कि मुझे खालीपन लगता है, इतना खालीपन लगता है, हो तरह हो जाता है अंदरों मैनू, क्योंकि मैं नशा नहीं कर। तो ठीक है, एडिक्शन हमारी डिजीज है, और डिजीज में उन्होंने गुस्सा तो दिखा दिया, बट व्हाट इज बिहाइंड दैट एंगर? ऐसे ही आपके फैमिलीज जब आपको गुस्सा करती हैं तो उस गुस्से के पीछे ये भी हो सकता है, किसी पंजाबी च कहनी है, किसी गवांढन ने कहता है तेरे मुंडे ने उत्थे वेख्या सीगा, वो नशे करता पिया सी, डिग्गा पिया सीगा। तो वो एम्बैरेसमेंट इतनी वो लेके चल रही हैं सुबह से मम्मी कि मेरी तो बेइज्जती हो गई है, अब मैं क्या जवाब दूं? और जैसे ही आपका फोन आया या आप घर आए तो वो गुस्सा आप पे निकल गया, पर हम उसके पीछे की वजह नहीं देखती। वैसे ज्यादातर फैमिलीज शेम, गिल्ट और फेयर, ये 3 चीजें होती हैं फैमिलीज में। गिल्ट किस चीज का होता है फैमिली के गुस्से के पीछे? हाँ जी, गिल्ट किस चीज का होता है जी? क्या कमी रह गई हमारे परवरिश में? ऐसा क्या रह गया
हमें बहुत सारी फैमिलीज बताती हैं कि हम लेक्चरर हैं, हम इस पोजीशन पे हैं, हम टीचर हैं, हमारे पास तो बच्चे काउंसलिंग कराने आते हैं, हम दूसरे बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन करते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, दूसरों के बच्चे हमसे पूछने आते हैं और हमसे क्या कमी रह गई, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई, वो गिल्ट इतना ज्यादा होता है कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों निकला। शेम इतनी होती है कि अच्छा लोग मेरे को कहेंगे, छुपते फिरते हैं उस शेम के मारे, हम बाहर निकलना बंद कर देते हैं, हम गुरुद्वारे मंदिर जाना बंद कर देते हैं, हम किटीज में जाना बंद कर देते हैं, सोशल फंक्शंस में जाना बंद कर देते हैं उस शेम के कारण। देन क्या होता है, शेम और फियर। फियर ये होता है कि कुछ हो ना जाए, हम अपने लव्ड वन को, इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि हम अपने लव्ड वन को खो ना दे, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैसे होती है, एंगर से। और हमें लगता है कि नहीं, बस ये गुस्सा ही करते हैं, इनको तो पता ही नहीं हमारा क्या हाल है। हमारे लव्ड वन फैमिली को नहीं समझते एंड फैमिली को लव्ड वन के एंगर के पीछे की इमोशन देखनी कि क्या है। जैसे आइसबर्ग, ऊपर से हमें सिर्फ एंगर दिख रहा है लेकिन नीचे इतनी सारी चीजें हैं। आप मुझे ये बताओ, आपका लव्ड वन, उसके 5 दोस्त थे, 5 में से 4 कोई कनाडा चल गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अच्छे से कुछ बड़ा आदमी बन गया, पर आपका लव्ड वन सिर्फ नशे में फंसा रह गया, तो उसके अंदर भी तो हीन भावना हो सकती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इतनी ज्यादा हमारे लव्ड वन में विल की कमी होती है कि इतना नीचे गए होते हैं कि शायद हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, हम छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को ही नहीं है, ना वर्क है, ना पैसा है, ना रिलेशनशिप है, कुछ भी नहीं है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो इमोशन है इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन अ प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं एम्पथी। एम्पथी मतलब कि दूसरे की जगह जाके उसके इमोशंस को किस तरह से वो सोच रहे हैं या किस तरह से वो महसूस कर रहा है उसको फील करना। तो एक रोल रिवर्सल मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे जितने भी मतलब पेशेंट्स बैठे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा आइसबर्ग वाला जो डायग्राम बना है, हमारे पेरेंट्स हमसे क्यों गुस्सा करते रहे। क्योंकि हमारा तो लेबल यही है ना, मेरी वाइफ मेरे को गुस्सा करती थी, मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं रही, हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। सो वी कैन पिन पॉइंट, अगर हम इस ग्राफ को अपने सामने ये रखेंगे तो हम जो ये प्रोग्राम की जो स्किल है एम्पथी, कि उनकी जगह जाके कि मेरे पेरेंट्स मुझको हमेशा गुस्सा इसलिए करते थे क्योंकि वो उदास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड है, उनकी उम्मीदें टूटी हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे उनकी जगह जाके आप उनके इमोशंस को हम सर्कल कर सकते हो। ठीक है, उसको फील कर सकते हो कि जो मैं लेबल कर रहा हूँ कि माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे गुस्सा करते हैं, उसके पीछे की कहानी ये कितने सारे इमोशंस की है। वो डिप्रेस्ड है, बिकॉज कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस बीमारी में नहीं देखना चाहता। ठीक है, वो पेन में है, वो इनसिक्योर है, पता नहीं क्या बनेगा इसका, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टेड, वो बाहर जाते हैं, लोग उन पे हंसते हैं, लोग उन पे तंज कसते हैं कि आप तो बड़ी टीचर है, बच्चे को तो संभाल नहीं पाए, तो दे फील डिसरिस्पेक्टेड, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। आप यहाँ पे दे फील ग्रीफ, वो नर्वस हो जाते हैं, 4 लोगों में सोसाइटी में जाते हैं, दे गेट नर्वस कि लोग क्वेश्चन ही ना कर लें कि आपका बेटा ठीक है। तो आपको इनकी जगह जाके ढूंढना है कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे गुस्सा कर रहे थे, उनके पीछे की कहानी कौन सी थी, उनके पीछे के हिडन इमोशंस क्या थे। वाइस वर्सा, आपको अपना रोल रिवर्स करके उनकी जगह जाना है। तो ये जब तोड़ में, क्रेविंग्स में, विड्रॉल्स में जब आपको गुस्सा कर रहे थे, उसके पीछे की कहानी क्या है कि दे वर इन पेन, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि एक इंसान जब स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको पता है कि वो चीट कर रहा है अपनी फैमिली को, ठीक है, वो घर के पैसे चुरा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी भी तो क्वेश्चन कर ही रहा है ना, सेल्फ वर्थ को। तो वो किस पे निकल रही है, गुस्से में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एक दूसरे की जगह जाके कि ये जो इंसान गुस्सा कर रहे थे, जो मेरे अलव्ड वन जिनको मैं लेबल कर रहा हूँ, क्योंकि प्यार में तो वो यहीं पे बैठे हैं, इलाज कराने भी तो मेरे अपने ही बैठे, जिन पे मैंने सबसे ज्यादा गुस्सा किया वो ही मेरा सबसे ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, वो ही मेरे पीछे सबसे ज्यादा खड़े हैं। तो वो जो गुस्सा कर रहे थे, उनके पीछे की कहानी क्या है, ये सारे इमोशंस की। तो हमको एक दूसरे की जगह जाके जो
प्रोग्राम में जो एक स्किल है एम्पथी, हमको वो यहाँ पे अप्लाई करना है और एक दूसरे को उसके गुस्से को अंडरस्टैंड करके उस वाले जो इंसिडेंट है उसको लेट गो करना सीखना है, क्योंकि हम वो गुस्से को पाल लेते हैं, वो गुस्से को पकड़ लेते हैं और वही गुस्सा फिर एक करूप रूप में रंजिश, गुस्सा वो रिजेंटमेंट में फिर हमारे आगे उन रिश्तों में दरारें डाल देता। तो let's proceed with that. The reasons for anger, the reasons behind anger: unmet needs, not feeling respected, loved or understood. मेरी नीड अगर पूरी नहीं हो रही, मुझसे कोई प्यार से बात नहीं कर रहा, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा, तो मेरा रिएक्शन क्या आएगा? गुस्सा। मैं खाना मांग रही हूँ और कोई मुझे खाना नहीं दे रहा, तो क्या जवाब आता है? खाना देना है कि मैं जाऊँ? आता है ना। सो दैट मीन्स कि जब मेरी ये नीड पूरी नहीं होती तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन, मेरा कौन सा इमोशन आता है? एंगर का। तो इसका मतलब कोई अगर गुस्से की किसी की टोन पिच अगर बढ़ गई है तो उसके पीछे देख लें कोई उसकी नीड है, वो हम कहीं अधूरी तो नहीं छोड़ दी। द नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, थिंग्स नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड। बॉस कितनी बारी अपने स्टाफ पे गुस्सा कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी हायरार्की चल रही है, जो हमारा काम चल रहा है, वो सही तरीके से होना चाहिए। हर एक बंदा अपनी इनपुट दे। फ्रस्ट्रेशन कि जो होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। हम में आती है फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, और हम फिर अपने आप को संभालते हैं एक दूसरे से बात करके। क्या फ्रस्ट्रेशन आती है? इतना हम 1 to 1 करते हैं, आपको बताते हैं कि व्हाई दिस प्रोग्राम इज नीडेड, व्हाई यू हैव टू कम फॉर द फॉलो अप्स, इतनी बार बताते हैं, और वो फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है, हम कई बार इतने हैरान हो जाते हैं, ऐसी फैमिली जो सबसे आगे बैठी होती है और इतना अच्छा इंटरेक्ट कर रही होती है, और कुछ महीनों बाद वो बैक स्टेप कर लेते हैं, तो फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आती है कि भाई इतना जोर लगाया, इतनी जरूरत थी, फिर ये बैक स्टेप क्यों चला गया? तो फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, ये भी हमारे अंदर कई बारी गुस्सा डाल देती है। देन फियर और इनसिक्योरिटी, फीलिंग पावरलेस, अनसेफ। इनसिक्योरिटी जब लगती है ना कि अब मैं बेबस हूँ, हमारे पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है और अनसेफ बहुत रहते हैं हम। हर वक्त हम दिन में पता नहीं 50-50 कॉल्स करते हैं अपने लव्ड वंस को अगर बाहर चले जाते हैं। हमें पता भी है कि अब ठीक हो गया है, हमें पता भी है अब सही जा रहा है, फिर भी वो एक इनसिक्योरिटी और अनसेफ वाला फीलिंग हमें रहती है। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट में बहुत ट्रॉमास देखे हैं, हमने पास्ट में इतनी चीजें देखी हैं कि अब हम चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पाते, और जब चाहते हुए यकीन नहीं कर पाते और हमारे लव्ड वन कहते हैं कि मैम हम लोग कुछ नहीं करके गए थे, लेट हो गए थे, बस थोड़ा आंधी तूफान आए थे, आंखें लाल थी, तो हमें सुनाना शुरू हो गए और गुस्सा करने शुरू हो गए। अब जब नहीं करते तब भी सुनने को पड़ता है, तो कर लेते थे तब भी सुनने को पड़ता है, इससे अच्छा कर ही लो फिर। तो ये ऐसे विषय साइकिल चलता रहता है। और एक और बात है, गुस्से की वजह से जो गुस्सा प्रोजेक्ट हो रहा है हमारे लव्ड वन की तरफ से, उसकी वजह से हमारी फैमिलीज में जो डर है वो इतना बना हुआ है, इतना बना हुआ है कि हम सोचते हैं कि हम जीरो हो गए, हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं पहुंच गए हैं, बल्कि वहां नहीं, उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। हम ये नहीं समझते, हम ये खुद को याद नहीं करा पाते कि दिस डिजीज इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल। आज सुबह सर ने एक सवाल पूछा था, एक बच्चा जो 12-13 साल का है वो अपने अंदर चेंज ला सकता है कि एक बंदा जो 60-65 साल का है वो चेंज ला सकता है? जो 60-65 साल का बंदा है उसके ब्रेन ने अपने आप को टेम कर लिया, ट्रेन कर लिया एक तरीके की जिंदगी जीना, उनके लिए बहुत मुश्किल है चेंज लेके आना। लेकिन जो बच्चा है उसको हम ट्रेन कर रहे हैं और उसको हम चेंज लेके आ सकते हैं। आप ये बताइए, जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, तो दे कम विद दिस व्यू कि 3 मंथ्स में बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल चेंज होके आएगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लव्ड वन की बीमारी ने ये सीखा हुआ है कि ये वाला बिहेवियर करेंगे तो इन्होंने हमारी बात मान जाती है। देन पास्ट ट्रॉमा और स्ट्रेस,
पास्ट में जो अभी बात की है, पास्ट में जो सारी चीजें रही हैं उसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। लर्न्ड बिहेवियर, ग्रू अप सीइंग एंगर एज अ वे टू एक्सप्रेस फीलिंग। लर्न्ड बिहेवियर कहते हैं कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर एक घर में माँ बाप हैं, उनको हमेशा लड़ते देखा है, एक फैमिली है जिसमें पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं, उनकी बेटी है जो कि 18-20 साल की है, क्या वो आगे जाके अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होएगी? क्या वो अपनी शादी में सक्सेसफुल होएगी? उसने तो बचपन से देखा है बड़े होते तक कि मेरे माँ बाप लड़ते हैं, ये जो शादी वाला सिस्टम है ना, दिस इज नॉट गुड, इसमें तो लड़ाइयां ही रहनी है, अगले बंदे ने समझना ही नहीं है। तो वो उसने एक लर्न बिहेवियर कर लिया, और अब जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी प्रोजेक्ट ऐसे ही करती है, गुस्से से। अगर किसी किसी बच्चे ने घर पे देखा है कि बड़े चीजें फेंकते हैं गुस्से में आके, वो भी फेंकेगा, वो भी वही कुछ करेगा जो उसने लर्न किया है, जो उसने देखा है सारी जिंदगी। तो ये जो लर्न्ड बिहेवियर है, इसको अनलर्न करने में टाइम लगना है। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। जब हम आप आते हैं, हम कहते हैं कि 2 से 2.5 साल लगने हैं, तो मीन्स लगने हैं, वो ब्रेन में चेंजेस आने में टाइम लगना है। समथिंग आई वुड ऐड, हमारा प्रोग्राम हमेशा एक चीज़ बोलता है कि आप अपने लव्ड वन की ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सुनो 100%, बट उनकी बात मानो 1%। बट हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनकी 100 बातें मान लेते हैं, ठीक है, सुनते 1% है। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो है। अगर हम फेयर से ऑपरेट करते रहे कि लाइक मेरा लव्ड वन गुस्सा करेगा, मैं उसको वापस ट्रीटमेंट में नहीं लेके आई, सो दैट मीन्स ट्रीटमेंट में तो आप पहले ही बाहर निकल गए, क्योंकि ये उसका एक लर्नड वे बिहेवियर है जो उसने सालों साल से सीखा हुआ है कि अपनी बात मनवाने का एक तरीका क्या है, इन पे गुस्सा करना। हम वो गुस्से से कहीं ना कहीं डर के उनकी नाजायज बातें मान के हम जिता किसको रहे हैं, अल्टीमेटली बीमारी को। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर गुस्से के पीछे, जब हमने बोला आइसबर्ग, वो जो सीटी बजी, वो जो लावा फूटा, उसके पीछे जो इमोशंस हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उनके पीछे जो बेसिक इमोशंस चल रही होती हैं वो हर्ट की, कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर है। जितना कोई इंसान आपको दिखता है ना, एक जो डरा हुआ इंसान है वो सबसे ज़्यादा हिंसा करता है, वो सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो अंदर से कहीं ना कहीं डरा हुआ है। एक इंसान जो स्ट्रेस में है, शेम में है, अकेलेपन में है, वो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि एक स्ट्रेस, आप यहाँ पे बर्डन महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहाँ पे फिर निकलता है, आपकी कौन सी इमोशन में निकलता है, आपके गुस्से की इमोशन में। द ऑफन हिडन बट द ड्राइविंग द एंगर, मतलब वो जो कार जो चल रही है, वो कार के पीछे का पेट्रोल क्या होता है, ये वाली सारी जो इमोशंस होती है जिनको हम कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये जो गुस्सा है, इसके पीछे ये जो इमोशंस आ रहे हैं, ये उस गाड़ी को फ्यूल दे रहा है, ये उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। हमें बस ऊपर वाला बस दिख रहा होता है, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। भाई गुस्से के पीछे वाले आप चीज़ों पे तो जाइए, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि हमने बोला गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। अगर वो 4 से 6 के बीच में रहा तो वेल एंड गुड, ठीक चलता रहेगा। 6 से प्लस गया नहीं तो वो उसका तरीका जो है वो क्या है, अग्रेशन, हॉस्टिलिटी वाला, वहां पे उसको मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे वो डिसऑर्डर में चला गया। अगर 6 प्लस कोई गुस्सा, जो इंसान हमेशा गुस्से में आप देखते हो कि वर्बली गाली गलोच पे आ जाता है, फिजिकल अब्यूज में आ जाता है, तोड़ फोड़ पे आ जाता है, दैट मीन्स कि वो उसका इमोशन कहाँ चला गया, अब डिसऑर्डर में, जिसको मैनेजमेंट की अब ज़रूरत है। नाउ हियर इज द टेल। स्टेप 1, नोटिस द सरफेस, कि मुझे जो गुस्सा आ रहा है उसके पीछे मैं क्या करूँ, मैं अपनी इमोशनल वोकैबुलरी, मैं उसको नाम तो दूँ कि इस टाइम पे व्हाट आई एम फीलिंग, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण है कि हाँ इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ इस टाइम पे। सो नंबर 1 इस मैनेज करने के लिए आप नोटिस करें कि आपको जो गुस्सा आ रहा है उसके पीछे की कहानी कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि जब गुस्सा आएगा ना तो आप देखना आपके शरीर के अंदर फिजिकल सेंसेशन भी बदल जाती है। आपने देखा है ना, गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है,
आवाज कैसे चीख पूरी उसमें लाउड पिच में चीखने चिल्लाने पे आ जाती है, कितनी एनर्जी आ जाती है, ठा दरवाजा, ठा प्लेट। तो दैट मीन्स कि कितनी उसके अंदर पावर एनर्जी है, एंड साथ में बॉडी में भी कितना अराउजल एक सेंसेशन लेकर आती है। सो नंबर 1 कि आप नोटिस करें कि एंगर क्यों आया है, पॉज इट, रुक के एक बार देखो तो सही कि हाँ गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके पीछे का कारण तो मैं ढूंढूं। हमें बस क्या लेवल है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, भाई गुस्से के नीचे अब हमने क्या जाने, वो तय खाने में ढूंढ रहे हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। नंबर 2 इज लुक बिलो द वाटर लाइन, द हिडन फीलिंग्स। एंगर ऊपर, अब हम बेस लाइन के नीचे जाके हमने हिडन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट्स रियली अंडरनीथ माई एंगर, एम आई हर्ट, मेरा दिल टूटा हुआ है, ठीक है, मेरे को डर लग रहा है, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, क्या उसकी पेन तो नहीं है जिसके कारण मैं दूसरे इंसान पे गुस्सा कर रहा हूँ। एक्चुअली आई फील हर्ट बिकॉज आई वांटेड अटेंशन एंड केयर। मैं चाहता था, मैं शादी पे गया, मैं चाहता था कि लोग मुझे पूछे, हाय हेलो करे, भाई उन्होंने तो इग्नोर कर दिया, उन तो आंख भी नहीं मिलाई, मुझे कुछ पूछा भी नहीं, और घर आके फिर हमारा क्या होता है, गुस्सा निकलता है, तेरे रिश्तेदार ने ऐसा बिहेव किया, ठीक है, मैं जाना ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि वो जो गुस्से के पीछे, जो वाइफ पे आके जो गुस्सा डिस्प्लेस हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या थी, क्योंकि हमें अटेंशन चाहिए थी, हमें क्या मिल गई, अटेंशन की जगह रिजेक्शन। वो रिजेक्शन से हमारा गुस्सा उबाला खाते खाते घर जाते हुए किसी ना किसी पे तो निकल ही जाता है। सो दिस इज स्टेप 1, गुस्से को आइडेंटिफाई करना, पॉज, रुकना है, ठीक है, और उसके पीछे की कहानी के इमोशंस को आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो मेरे को अंदर इतना उबाला आ रहा है, इस उबाले के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे कौन तिल्ली लगा रहा है, कौन सी इमोशन और पड़ी है जो उसको पूरी भड़का रही है। तो स्टेप 3, आइडेंटिफाई द रियल नीड, एवरी हिडन फीलिंग्स पॉइंट्स टू अ नीड। जब हम हर्ट फील करते हैं, नीड फॉर लव, जब भी कोई कहता है ना मैं हर्ट हो गया, मुझे आपने समझा नहीं, तो उसको क्या चाहिए, उसको वो प्यार चाहिए, वो कंफर्ट चाहिए कि आपने ये जो बात बोली है ना, इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया है। उसके पीछे की नीड को देखें कि क्यों वो बंदा ऐसा बोल रहा है। देन फियर, फियर क्यों आता है, नीड फॉर सेफ्टी, इसका मतलब है वो बंदा अनसेफ है। हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले, एक बंदा आपसे बात ही नहीं कर सकता, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता जब वो आपकी प्रेजेंस में अनसेफ फील कर रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई थी, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मेरी फ्रेंड जो थी वो अपने पापा से डरती बहुत थी और कहती थी गुस्से वाली, और मुझे कहती थी तू भी अगर निकलेगी ना साइड से निकल जाइयो। तो उसको उनसे डर लगता था, उनको वो सेफ्टी फील नहीं होती थी उनसे, मे बी उनके घर का जो एनवायरनमेंट था जब भी, लेकिन जब भी मैं जाती थी और मेरे सिर पे हाथ लगते रखते थे, मुझे तो बहुत सेफ फील होता था, मुझे वो अनसेफ फील ही नहीं हुआ कभी, मुझे तो वो फीलिंग ऑफ लव आई। तो हम ये देखें कि जिसको हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्या हम उस बंदे को या उस जो भी इंसान है उसको वो सेफ एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं। अगर उसका एनवायरनमेंट ही नहीं सेफ है तो वो बात ही क्या करेगा, फिर तो वो रूखा रूखा रहेगा, दूर दूर रहेगा, आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा। देन वी हैव सीन, हमारे बहुत सारे जो पैरानॉय पेशेंट्स होते हैं ना, उनको अंदर वो बड़ा वो शक, सस्पिशन, डर चल रहा होता है, तो हम देखते हैं कि वो ज्यादा अटैक करते हैं, बिकॉज वी नो द पीछे का इमोशन क्या है, डाउट, सस्पिशन, शक चल रहा है, वो शक वहम वाले पेशेंट अटैक करने में लगे होंगे। तो दिस इज देयर हिडन इमोशन। हमें तो सिर्फ वो दिख रहा है ना कि अटैक कर दिया, बट वी अंडरस्टूड कि पीछे की साइकी क्या है, कहीं ना कहीं शक, इनसिक्योरिटी, दैट फियर, दूसरे इंसान से डर लग रहा है उसको, तो वो पहले ही उस इंसान के ऊपर हमला कर देता है। और डाउट इतना रहता है, कई बार ही हमारे जो लव्ड वंस पूछते रहते हैं बार बार, 1 महीने बाद लेके जाओगे ना, अभी भी आज पूछना है हमारे लव्ड वंस में, 2 महीने बाद लेके जाना है ना। उनकी जो अंदर वाली जो पीछे की इमोशन है वो है एंग्जाइटी, बेचैनी, क्योंकि वो बेचैनी इतनी तंग करती है कि हम अल्टीमेटली फैमिली कन्विंस हो जाती है पेशेंट की बीमारी से। कहना यही होता है और हमें कहा जाता है आप पता नहीं क्या कन्विंस करते रहते हो, हमें फैमिली से अकेले बात करने दो। लेकिन उसके पीछे की इमोशन क्या है, पीछे की इमोशन शायद अपनी इनसिक्योरिटी है, अपना अगर पैरानोया है जो मैम ने बताया, अगर शक है, तो वो बंदे को अनसेफ लग रहा है।
उसको लग रहा है कि मैं इस माहौल में सेफ नहीं हूँ, चाहे जितनी मर्जी सेफ्टी मिल जाए, चाहे आप जितना मर्जी प्यार कर दे दें। तो वो सेफ्टी आपने कैसे देनी है? एक पैरानॉइड बंदा अगर कहता है कि वो देखो वो आ रहा है, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, और आप कहते हो नहीं नहीं तेरा वहम है, कोई नहीं है, मैंने कोई नहीं दिखता पिया। लेकिन अगर आप उसको हाथ पकड़ के बिठाते हो, अच्छा बच्चे क्या फील हो रहा है मुझे बता, अच्छा चलो हम इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो वो शायद आपके साथ कनेक्ट कर सके। लेकिन आप अगर बिल्कुल ही रिजेक्ट ही कर देते हो इमोशन को और समझते ही नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम है। देन sadness, need for support. Example, I need to feel valued in this relationship. उदासी के पीछे क्या है? उदासी के पीछे सपोर्ट चाहिए। ये बहुत ही डीप मीनिंग है, क्योंकि इसमें लिखा है आई नीड टू फील वैल्यूड इन दिस रिलेशनशिप। हमारे पास ना बहुत सारी फैमिलीज आती हैं कि आजकल छोटे छोटे टीनेजर्स बच्चे बहुत आ रहे हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और जब हम पेरेंट्स की साइको एजुकेशन करते हैं या काउंसलिंग करते हैं ना, तो पेरेंट्स आगे पता क्या कहते हैं, इनू काहदा डिप्रेशन, सब कुछ तो दिता होया इनू, पढ़ाई भी वधिया, पैसे भी दिते हुए है, गड्डी भी दिती हुई है, सब कुछ है ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ डिप्रेशन हो गई है इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 50 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ डिप्रेशन। आजकल ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ने ना बस बहाना ही बना लिया है, लो मूड है जी, डिप्रेशन है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस बच्चे की बात को वैल्यू नहीं किया जा रहा, उसकी इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया जा रहा, समझा नहीं जा रहा। अगर वो कह रहा है कि मैं उदास हूँ, तो वो उदास जान के थोड़ी ना हुआ है। अगर उसको डिप्रेशन आ गई है या एंजाइटी आ गई है, आई हैव हर्ड अ डॉक्टर पेरेंट्स सेइंग दिस कि ये भी बहाने करदी पई है, कोई एंजाइटी अटैक्स अटूक्स नहीं ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, फ्रेंड्स ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ है, ਹੁਣੇ देखना खुश हो जाएगी, हुने देखना ठीक हो जाएगी। ये मतलब हम वैल्यू ही नहीं कर पाते, हम उनकी इमोशंस को वैलिडेट ही नहीं कर पाते। तो जो उदासी होती है ना, उसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली सपोर्ट चाहिए होती है। हम कैंसर हो जाता है ना, तब हम सपोर्ट कर देते हैं, ये सोच के ओहो बस अब थोड़ी देर का मेहमान है, चले जाना है अब तो, चलो जितनी मेहनत कर सकते हैं कर ले, बचा लें जितने दिन है बचा लें। डिप्रेशन होगी, एडिक्शन होगी, कोई और प्रॉब्लम आ गई, उसमें हमसे वो सपोर्ट नहीं की जाती। टांग भी टूट जाती तब भी हम सपोर्ट कर देते हैं, हम फटाफट बैसाखी बन जाते हैं, बाजू दे देते हैं कि चलो हम साथ चलते हैं। बट यहाँ जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो वो सपोर्ट नहीं हम दे पाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज Express it in healthy words. Use I statements instead of blaming. Instead, you never care about me. Say, I feel hurt when you ignored me. I need us to spend some time together. मतलब ये तो सिंपल है, हमको सच में बात करनी नहीं आती एक दूसरे से। बात करनी क्या, हम हमेशा हमारा एक मेटाफर यूज़ करते हैं, हमारा प्रोग्राम सोनी गलबात करनी सीखो। मैं कहती हूँ हमें तो पहले गलबात ही नहीं करनी आती। हम अपने एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो जहाँ तो हम लड़ाई झगड़े में बात ख़त्म करके आते हैं, जहाँ हम किसी को बुलाने में बात को निबेड़ के आते हैं। हमें एक तरीके से उस बात को कैसे सुलझाना है, हम वो उसमें 2 गांठ और मार आते हैं। मतलब दिस इज हाउ, मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, लेबल करते हैं, तेरे कारण, तुम्हारे कारण ऐसा होता तो ऐसा ना होता, ठीक है। हम हमेशा वो जो गठरी है दूसरे के सिर पे मर देते हैं, तो दूसरा वो इंसान क्या करता है, आपसे डिस्कनेक्ट फील हो जाता है। यहाँ पे द प्रोग्राम सेज दैट आप आए में बात करना सीखो। मुझे गुस्सा लग रहा है, ठीक है, मुझे गुस्सा आया क्योंकि आपने ऐसा बोला, मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने सबके बीच में ये बात बोली, आप मुझसे अकेले में बात कर लेते। आई वॉज हर्ट, जिस टोन में, जिस पिच में आपने लॉबी में बात की सबके सामने, मुझे बुरा लगा। बट हमें आता ही नहीं है, हम तो हमेशा क्या करते हैं, ताड़ फाड़ में, आपने ऐसा बोला क्यों, हमें अपनी बात रखनी आती ही नहीं है। तो दिस स्टेप 4 सेज दैट कि अपनी फीलिंग्स को, कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, आई वॉज हर्ट, मैं सैड हो गई हूँ आपकी बात सुन के, आई एम डिसअपॉइंटेड कि भाई तुम ये जो कर रहे हो, वो सोनी गालबात करने के जो 4 तरीके हैं वो हमको सीखने पड़ेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि हम नुक्ताचीनी ना करें, हम बेइज्जती प्रोग्राम ना करें, हम उसके साथ हम बोले कि भाई मुझे बुरा लग रहा है कि आप जिस तरह से कर रहे हो, और फिर बात को रिजॉल्व करके एक दूसरे के साथ आप पैचअप कर लो, उसको गुड फीलिंग में ख़त्म करो। बट हमें एक दूसरे को गुड फीलिंग देनी आती नहीं, हम बात को ताड़ फाड़ करके बात, ये लो
वो राई का पहाड़ बनाकर ही आते हैं। तो दिस स्टेप 4 से अपनी फीलिंग्स इसको इनरिच करना सीखो कि मुझे बुरा लगा है, मुझे ये बात आपकी ठीक नहीं लगी है, आपने ऐसा बोला, प्लीज काइंडली सी टू इट, अपनी टोन अपनी पिच को कि आप ये बात कैसे कह सकते हो। द नेक्स्ट, Choose a healthy action, walk away to cool down if too heated. Talk calmly after reflection. Write feelings in a journal. Practice relaxation, deep breathing, prayer, meditation exercise. हम जब पता लग गया है, जब फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो हम एक हेल्दी एक्शन कर लें, सेफ एग्जिट ले लें। हम कहते हैं सेफ एग्जिट, उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएं। और हम क्या करते हैं, उन्हें जवाब दे, उन्हें बोल कि क्या क्यों है, इस गल का मैनू सोल्यूशन चाहिए है, इस गल का मैनू आंसर चाहिए है, हाँ कि ना। तो उस चीज में हम फंस जाते हैं, हमारी कन्वर्सेशन जो है फिर वो हेल्दी की बजाय अनहेल्दी हो जाती है। हम और भी कुछ कर सकते हैं, जो चीजें हमें हर्ट कर रही हैं हम उसको लिख लें, जर्नलिंग कर लें, अपना थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके, मेडिटेशन करके अपने आप को डाइवर्ट कर लें। पर हमारी ये ह्यूमन नेचर बन जाती है कि हमें तसल्ली चाहिए, अभी जवाब चाहिए, अभी अगर मुझे मैनू तो तू क्या ते क्या किवें, मैनू हुणे दा जवाब चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें एक हेल्दी एक्शन चूज करना है। and the next is problem solve together if with others, from anger to collaboration। बड़ी पुरानी नानी दादी की है ना, गुस्सा अकल को खा जाता है। वो यहाँ पे प्रोग्राम में आके बात समझ आई कि अकल को क्यों खा जाता है। जब गुस्सा आता है तो मेरा कौन सा दिमाग चलता है, आई होप आप सबको पता है कौन सा दिमाग चलता है, चिम्ब्रेन चल पड़ता है। अकल वाला दिमाग मेरा पीएफसी शट डाउन हो जाता है। तो जब मैं अगर गुस्से में ही रही तो इसका मतलब मैं गुस्से में अगर ताड़-फाड़ वाले फैसले कर रही हूँ तो इसका मतलब मेरा कौन सा दिमाग चल रहा है, मेरा चिम्ब्रेन। तो मुझे क्या करना है, कोलैबोरेशन, उस बात को खत्म करके, गुड फीलिंग दे के, जहाँ उस बात का सल्यूशन करके, जहाँ उस बात को सामने रखने के लिए मुझे पॉज लेके कौन सा दिमाग चलाना पड़ेगा, अपना पीएफसी। ठीक है, मेरी मत तभी चलेगी क्योंकि जब मैं हाइटेंड होती हूँ गुस्से में तो नहीं पता लगता, मेरे फैसले भी सारे पुट्ठे होंगे क्योंकि वो पुट्ठे फैसले कहाँ से आने हैं, मेरे चिम्ब्रेन से। उसने कहने ताड़ फाड़, डू इट राइट नाउ, और मेरा वो पीएफसी कहता है कोई गल नहीं, छड़ दे बाद चो देख लेंगे। तो दिस इज हाउ मुझे ट्रेनिंग इसकी करनी है। मुझे कोलैबोरेशन, मुझे ताड़ फाड़ में नहीं बिलीव करना, मुझे कोलैबोरेशन, मुझे रीयूनियन में अपने रिश्तों को लेकर आना। एक क्वेश्चन है मेरा सारी फैमिलीज के साथ, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सारे दिन में कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर के लिए? स्टार्ट हमने यहीं से किया था कि आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में somebody is working, somebody is doing business, कोई सुबह का गया रात को 9 बजे वापस आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दूसरे के साथ हम कितनी देर बैठ सकते हैं बिना फोन के? कितनी देर बैठते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? सब अपनी अपनी रील्स देख रहे हैं, कोई अपने अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं। तो इसका लास्ट हमारा टेक अवे मैसेज था कि 30 मिनट्स की हमारी बातचीत होनी चाहिए। सारे दिन में आप जितना मर्जी बिजी हैं, जितना मर्जी आप ऑक्यूपाइड हैं, वो 30 मिनट्स एक फैमिली, आपके सारे फैमिली मेंबर्स 30 मिनट्स इकट्ठे बैठे, उसमें हम कोई बातचीत करें। पर वो बातचीत उलझाने वाली नहीं होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन यू आर डूइंग। अगर उसमें आप मुद्दा ले आओगे, सवेरे तू केड़ी परौंठी बनाई सी सड़ी हुई जी, तेन पता नहीं मैं ऑफिस जाना सी, या तू सवेरे केड़ी गल कीती सी, हुण दें जरा मैनूं जवाब। नहीं, ऐसा नहीं। हमने वो बात करनी है कि हम एक सुकून भरी जिंदगी को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। किसी को प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स नहीं करनी हमने। तो लेट्स मेक इट अ रूल कि हम 30 मिनट्स दें। आगे anger management, how it can be done, some practical steps। एंगर मैनेजमेंट के हमने बोला जब एंगर 6+ जा रहा है, 6 से 10 के बीच में जा रहा है, ठीक है, 7-8 पे आ गया है, तो उसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए हैंडी टिप्स क्या हैं? नंबर 1 इमीडिएट टेक्निक इज टेक डीप ब्रेथ, स्लो इनहेल एंड एक्सेल। आप कहीं पे भी हो, ठीक है, वो कहते हैं ना पानी आप पी लो, तो उससे पहले पानी भी कोई लाएगा। ये जो डीप ब्रीदिंग करनी है, ये तो आप जहाँ पे भी हैं, दिस हेयर एंड नाउ में
आप एग्जैक्टली यहीं पे शुरू कर सकते हैं। आप स्ट्रेस्ड हैं, आप गुस्से में हैं, आप एंग्शियस हो रहे हैं, आप किसी बात में अड़ गए हैं, तो उस लूप को ब्रेक करने के लिए दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल हैंडी टिप कि आप डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें। ऑन अ काउंट ऑफ जो भी आपको ठीक लगता है, आप लंबी सांस लें, होल्ड करें एंड देन उसको एक्सेल करें। उससे क्या होगा, जो अंदर मसल्स टाइट हो जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जब आप सांस लेना शुरू करते हो तो अंदर जो मसल्स टेंस हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये आप बैठ के कहीं पे भी, फॉर दैट एंग्जाइटी है, आपको स्ट्रेस है, गुस्सा आ रहा है, तो नंबर 1 टेक्निक, इसके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ खरीदना या कोई रिसोर्स या कुछ किसी के साथ भी नहीं चाहिए। आपने आंखें बंद की और लंबे लंबे सांस अंदर इनहेल किए, होल्ड किए एंड देन उसके बाद सांस को आपने छोड़ा। स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज, इट्स गोइंग टू हेल्प। देन इज काउंट टू 10 बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ये ना मैंने बचपन से सीखा है। बचपन में 10 गिनना है, गुस्सा शांत हो जाएगा। एक बारी गिनती कर ले। मेन इसका मतलब होता है कि हम ग्राउंडिंग में आ जाए। ग्राउंडिंग टेक्निक हम सिखाते हैं कि अपने आसपास की 10 चीजों के नाम ले लो। अपने आप आसपास की 10 चीजें आप देख लो, उससे आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। देन स्टेप अवे फ्रॉम द ट्रिगर, वॉक, स्प्लैश वाटर, स्ट्रेच। जो ट्रिगर है जहां पे आपको लग रहा है कि अब ये ताड़ फाड़ होने वाली है, वहां से थोड़ा बाहर निकल के ठंडा पानी पी लीजिए, अपना मुंह ठंडे पानी से धो लीजिए, अपनी थोड़ी बहुत वॉक कर लीजिए, स्ट्रेचनेस कर लीजिए ताकि आप बेटर फील करें। And the next is long-term strategies, identify triggers, what situations। ये एक थोड़ा गहरे लेवल पे काम आ जाता है जब हम अपने रिकवरी के प्रोग्राम में, और जब हम भीगना शुरू हो जाते हैं फिर हमें, और वो कहते हैं ना हमारा प्राइमरी से हम सेकेंडरी लेवल पे पहुंचते हैं, तो सेकेंडरी लेवल पे ये टेक्निक्स फिर यहाँ पे शुरू हो जाती है। पहले इनिशियली छोटी छोटी वाली की प्रैक्टिस करो एंड देन फिर उसके बाद ये गहरे लेवल पे सेकेंडरी अपने आप को प्रमोट करके क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं, वो कौन से ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे मैं भड़क जाती हूँ, मेरे से ना नहीं सुनी जाती, मेरी मर्जी जब नहीं मानी जाती, ठीक है, कोई स्पेसिफिक जब कोई मुझे टांच लगा के बात करे तो मैं भड़क जाती हूँ। तो आप उसका फिर एक खाता लिखना शुरू करती हो, आइडेंटिफाई करना शुरू करती हूँ कि वो चिंगारी वाली सिचुएशंस कहाँ पे हैं जो मुझे मेरे गुस्से की तरफ लेके जाती हैं। रिकॉग्नाइज अंडरलाइंग इमोशंस, हर्ट, फील, सैडनेस। ये जो बेसिकली इसका मतलब है कि हमने किस चीज ने मेरा चैन चुराया। आई ऑलवेज से दिस थिंग कि किस बात ने, किस थॉट ने, किस इमोशन ने मेरा चैन चुरा लिया। वाई आई एम एंग्री, मैं ऐसे क्यों हूं, उसके पीछे क्या है, मेरे ये जो आगे जो चल रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, पीछे क्या चल रहा है मेरे। उस चीज को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बेटर फील कर सकते हैं। और उसको हम हेल्दी वे से कैसे कर सकते हैं, टॉक, राइट, यूज आई फील स्टेटमेंट जो हमने पहले किया है, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, मेडिटेट, एक्सरसाइज, म्यूजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, एड्रेस द रूट कॉज कामली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। हम रिएक्टिव मोड में होते हैं, हम हमेशा रिएक्टिव मोड में होते हैं। हम उस टाइम पे अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर सकते। एकदम से रिएक्शन आता है, इमीडिएट एक्शन आता है हमारा। जब भी कोई बात बोल देता है हमें वो पॉज लेना नहीं आता, हमें अपने आप को स्टॉप करना नहीं आता। अगर हम इमीडिएट रिएक्शन देने की बजाय ये सोच लें कि अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, आफ्टर सम टाइम हम इनसे कोई ना कोई बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे ना वो इम्पल्सिव इतना रिएक्शन होता है कि हमसे रुका नहीं जाता। तो वी नीड टू नो कि स्टॉप कैसे करना है अपने आप को। एंड द नेक्स्ट इज सीक सपोर्ट, काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, ट्रस्टेड फ्रेंड्स। आपका गुस्सा नहीं रिजॉल्व हो रहा तो आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगिए। शायद वो अपने लिए मदद नहीं मांगेगा, हम भी अपने लिए मदद नहीं मांगते, बट हमको अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि जब हम हेल्प मांगेंगे कोई ना कोई इंसान हमारी हेल्प कर सकता है। दैट काउंसलिंग, दैट प्रोफेशनल, दे कैन रिजॉल्व द इशू। टाइम लग सकता है, ऑल दैट आई नीड इज पेशेंस। हमको चाहिए होते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। समटाइम द थेरेपी, द काउंसलिंग सेशंस डजंट गो, आपके इंस्टेंट मैजिक वैंड नहीं होते। जो इतने साल की बीमारियां, जो इतने साल से अगर हम कह रहे हैं किसी का एक गुस्सा एक लर्नड बिहेवियर बन चुका है, उसको अनलर्न करने के लिए सालों साल के बिहेवियर को टाइम लगेगा। तो देयर वी नीड टू मतलब अंडरस्टैंड दैट कि काउंसलिंग, थेरेपी, जो सपोर्ट सेशंस होंगे उनको टाइम लग सकता है। इट्स नॉट दैट
कि मैम ये तो गुस्से की क्लास में गया था, इसने गुस्सा तो फिर किया घर आके। भाई एड्रेस उसका एक बिहेवियर, एक जो बात करने का तरीका क्या उसने सीखा हुआ है कि सिर्फ मुझे गुस्सा करके ही अपनी बात मनवानी है। अगर उसने सालों साल से ये पैटर्न पक्का सीखा हुआ है, सो डोंट बी इन रश कि वो फटाफट आपका वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि हमारे बिहेवियर स्वभाव पक्के हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो अगर एक स्वभाव मैंने 10 साल से सीखा है उसको आज बदलना हो तो मुझे टाइम लगेगा। तो टाइम बाउंड मत हो जाया करिए कि कई बार ये इतने में हमें क्यों नहीं रिजल्ट दिखा, क्यों नहीं दिखा, बिकॉज प्रॉब्लम उसकी शायद और गहरी है, उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड देन देयर इज अ सिंपल टेक्निक दैट्स कॉल्ड स्टॉप। जब हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप। और अगर अगर हम रेड लाइट में चले जाएं तो क्या होता है? फाइन। फाइन पे जाना या टक्कर हो जाती है, अभी उधरों कोई तो और फास्ट आ ई रहा होता है चलान आ गया घर पे, सीधा घर पे आ रहे हैं चलान, तो कैमरे लग गए हैं। टक्कर हो जाती है ना फिर। तो ये जो हमारा गुस्सा है, उस गुस्से को मैनेज करने के लिए हमें ये स्टॉप टेक्निक आनी चाहिए। स्टॉप में सबसे पहला है स्टॉप। एस मीन स्टॉप। अपने आप को रोके, एकदम से रिएक्ट ना करें। अपने आप को रोकना आना चाहिए कि मुझे अभी अभी जवाब नहीं देना, अभी मेरी जो ये इमोशन है ना ये ठीक नहीं है, दिस आई एम नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड। मुझे अभी सबसे पहले खुद को रोकना है। एंड द नेक्स्ट इज स्टॉप रिएक्टिंग। सबसे पहले क्या करना है कि एकदम जो मेरे अंदर से अर्ज आ रही है ना, तोड़ दूं या ये फेंक दूं, मुझे ये रिएक्टिव मोड को अपना स्टॉप करना है। दिस इज व्हाट वी से स्टॉप। एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ। हमने बोला ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो क्या करेगी, ये जो मसल्स में यहाँ पे जो एकदम पूरा तूफान मचा हुआ है उसको रिलैक्स करेगी। सो टी स्टैंड्स फॉर टेक अ डीप ब्रेथ। एंड देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करें हमारे आसपास क्या है, क्या हो रहा है अपने आसपास। अपने आसपास की कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर लें। कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक में पर्दा है, लाइट है, ये है, वो है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास तो हम अपने आप को काम डाउन कर पाते हैं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देते हम। एंड देन पी से प्रोसीड माइंडफुली। अब मुझे आगे लुक फॉरवर्ड करना है, उसमें क्या करना है, माइंडफुली अपना दिमाग लगा के करना है, अपनी मत से फैसला करना है कि भाई जो मैं करने जा रहा हूँ उसका नतीजा क्या होगा। पॉज ले सकता हूँ, मेरी लाइफ पे, मेरे गोल्स पे इसका असर क्या पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड माइंडफुली। कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया इसको लेट गो करना अच्छा है, जहाँ इसको बाद में आराम से जवाब देके बाद में समझाया जा सकता है। दिस इज हम कहते हैं प्रोसीड माइंडफुली, जहाँ पे आप पॉज, वो आते हैं ना 30 सेकेंड्स का पॉज, उसको बढ़ाना है। 6 सेकेंड से 30 सेकेंड्स के पॉज को आप बढ़ाओगे तो आप आगे प्रोसीड मतलब आगे सोच विचार के आप कर सकते हो। क्योंकि प्रोग्राम क्या कहते हैं कि जो पहली 5 सोचें आती हैं आपको, वो जैसे वो हम मोटर लगाते हैं सबमर्सिबल पंप, तो पहले पानी कौन सा आता है, खराब पानी, गंदा पानी आता है। तो ऐसी प्रोग्राम कहता है, सर बोलते हैं कि जो आपके दिमाग में पहली 5 सोचें आती हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। तो कभी भी अपनी 5 थॉट्स या 5 जो सेकंड्स में आपका मन कर रहा है ना रिएक्ट कर दूं, उसको नहीं करना। वो 5 थॉट्स या वो 5 सेकंड्स का जो आप ये 30 सेकंड्स का पॉज लोगे, उसके बाद जो मोटर का मीठा पानी आना शुरू होता है आपको वो लेना है। तो आपको वो 5 सेकंड्स में जो आपका दिमाग कह रहा है ना नहीं नहीं नहीं, आज ये नहीं तो मैं नहीं, वो 5 सोचों को आपने उस पे एक्ट नहीं करना, उस पे रिएक्ट नहीं करना। आपने उन 5 सोचों को लेट गो करना है। उसके बाद जब 6वीं 7वीं 8वीं सोच आती है उस पे प्रोसीड करना सीखिए। वेट करना, द प्रोग्राम से पॉज लेना है। सो ऑलवेज दैट जो 5 सोचें आ रही हैं इस पे नहीं मुझे अपना एक्शन लेना, मुझे प्रोसीड करना है अपनी पॉज लेके 6वीं 7वीं 8वीं सोच पे। तो दिस इज द स्टॉप टेक्निक। सो वी आर डन विद दिस वन। क्या क्या इतनी अच्छी सुंदर सी क्लैपिंग की है। क्या हमने इसको अपने अंदर जस्ट किया। आज सुबह सर ने कहा था कि कोई बात करते हैं तो आपने उसका क्या जिस्ट लिया, आपने उसका क्या निचोड़ लिया, सार क्या लिया, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, व्हाई योर पेरेंट्स वर एंग्री एट यू। क्लैपिंग बड़ी जोर जोर से हुई है। बताइए जी, क्यों गुस्सा करते थी फैमिली? हाँ जी,
उनके अंदर डर होता था ना, वो आपको खोना नहीं चाहते थे, उनके अंदर शेम होती थी, गिल्ट होती थी, इसलिए वो करते थे। चलिए किस सो हमने रोल रिवर्सल करना है ना, एम्पैथी, उनके पैरों में जाके खड़ा होके देखना है कि उनके दिल पे क्या बीत रही थी जब वो आपको इन हालात में देखते थे। हम फैमिली के साथ आपको क्यों बिठा रहे हैं? आपके सामने ट्रांसपेरेंट बात इसीलिए कर रहे हैं। गलत वो भी नहीं थे, गलत आप भी नहीं थे, लेकिन वो हाँ, गलत वो भी थे, गलत हम भी थे, गलत वो भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, लेकिन बस उस हमें वक्त में बीमारी आ गई जिसने गलत कर दिया वो सब कुछ। बीमारी के कारण हमें अपनी इमोशंस को समझना नहीं आया, बट हम आगे जाके माइंडफुली प्रोसीड करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए।